हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत अनअकैडमी पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसमें चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचियाँ कि हमारे संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसके थोड़े बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ओके, तो देखो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, मतलब एक तो हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और दूसरा प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है, कि आज क्या सिनेरियो है इस चीज़ को लेकर। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल होते थे। देयर वर 8 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि अब हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट में है कि अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। देखो कि जैसे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप इस तरह से बांट सकते हो कि पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स मतलब एक तरह से चैप्टर्स कह लो कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। और इसके अलावा जो शेड्यूल है ना वो अलग से दिया हुआ है, शेड्यूल्स अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और प्रेजेंट में इसमें 12 शेड्यूल है। तो अभी क्या है कि पहले ना इन शेड्यूल्स का लिस्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन ना सीधा सीधा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं यही आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। उसी से आपकी इस टॉपिक से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है, कि कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए इन शेड्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले मैं 12 शेड्यूल्स पूरे लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग शेड्यूल फर्स्ट की, ठीक है, यहाँ पे एससी का मतलब शेड्यूल से है, शेड्यूल। तो शेड्यूल फर्स्ट की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या है भाई? शेड्यूल फर्स्ट में है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, कि यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया हुआ है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है भाई? ये टेरिटरी से रिलेटेड है, ये हमारे क्षेत्र से संबंधित है, हमारे राज्य क्षेत्र से, हमारे टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ यानी कि टेरिटरी से रिलेटेड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल 2 की, शेड्यूल 2 जो है वो क्या है? इसके अंतर्गत सैलरी दी हुई है, वेतन दिए हुए हैं, सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट, ठीक है, जो भी आपके संवैधानिक पद होते हैं तो इनके सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट के बारे में, ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ है? शेड्यूल 2 के अंदर दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल 3 की, ठीक है, शेड्यूल 3 की बात करें तो शेड्यूल 3 आपका किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है, शपथ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ संवैधानिक पद होते हैं तो उनके वेतन और भत्ते के बारे में शेड्यूल 2 में है, जबकि उनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? अफर्मेशन। इसका मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसे याद करने का कि किस तरह से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो है सो नेक्स्ट है शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 के अंदर क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 4 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 4 रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया हुआ है कि राज्यसभा में सीटें बांटी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे शेड्यूल 4 के अंतर्गत आता है, अनुसूची 4 में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल 5 की तो शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल 5 है स्पेशल प्रोविज़न फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित, यहाँ पे ये ध्यान देंगे आप लोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिया हुआ है इस शेड्यूल के अंदर, इस अनुसूची के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं, अगर अनुसूची 6 की बात करते हैं तो अनुसूची 6 में सेम चीज़ है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, कि यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर। अब इसके बाद आपका आ जाता है
शेड्यूल 7, ठीक है। तो शेड्यूल 7 मेनली जो है सो इसमें 3 तरह की लिस्ट दी हुई हैं। अगर हम इन लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से लिस्ट हैं इसमें, तो इसमें 3 लिस्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका सेंट्रल लिस्ट, दूसरा आ जाता है आपका स्टेट लिस्ट और तीसरा आ जाता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन 3 लिस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो ना इस चीज़ को हम क्या कहते हैं भाई, इस चीज़ को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है, कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है और कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इस चीज़ को ना हम फेडरल सिस्टम कहते हैं ना, फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघीय प्रणाली कहते हैं। भाई फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग देम, कि उनके बीच में शक्तियों का वितरण, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो ये आपका शेड्यूल 7 के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ना अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख ले, ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख ले, तो जैसे कि आपका जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो सेंट्रल लिस्ट में जैसे कि पोस्टल सिस्टम, ठीक है, पोस्टल सिस्टम, इसके बाद वाटरवे, ये सब आपका किस में आ जाता है, सेंट्रल लिस्ट में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम स्टेट लिस्ट के कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे लैंड, एग्रीकल्चर, ये आपका किस में आ जाता है, स्टेट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आ जाता है। और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट देखो, सेंट्रल लिस्ट वो होता है जिन पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट वो होता है जिन पे नियम कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिन पे नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो जैसे कि फॉरेस्ट है, जैसे कि एजुकेशन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एजुकेशन किस में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो फॉरेस्ट एंड एजुकेशन ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 8th शेड्यूल लिख लेते हैं कि 8th शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में आपका आता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, 22 राजभाषाएं दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमने 8वीं अनुसूची में कुल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राजभाषाओं का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, इंग्लिश इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर। तो इस 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, अंग्रेजी को इन 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। ये कहीं और से ऑफिशियल लैंग्वेज आता है हमारे यहाँ पे, इन 22 भाषाओं की लिस्ट में इंग्लिश प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और कि लास्ट टाइम 92 संशोधन से, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट से, 92nd अमेंडमेंट से कब हुआ था ये अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। तो इसमें ना 4 लैंग्वेजेस जोड़े गए थे, 8th शेड्यूल में 4 न्यू लैंग्वेजेस जोड़े गए थे 2003 में 92nd अमेंडमेंट से। कौन कौन से ये लैंग्वेज थे भाई? ये थे बोडो, डोगरी, सांथाली, बोडो, डोगरी, सांथाली एंड मैथिली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है, 92 संशोधन से 2003 में। तो अगर इन भाषाओं की अगर हम बात करें तो बोडो असम में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की एक प्रमुख भाषा है, सांथाली झारखंड में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और उसी तरह से मैथिली बिहार में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो इन 4 भाषाओं को 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपके 8 वो शेड्यूल हैं जो हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से थे। और मैंने आपको बताया कि 4 नए शेड्यूल बाद में ऐड हुए, तो अब जो ये शेड्यूल्स हैं वो कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके आगे के शेड्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम आते हैं 9th शेड्यूल पे, या जो भी उसके आगे के शेड्यूल्स हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल जानते हैं ज़रा। तो 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? इसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट आता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, भूमि अधिग्रहण कानून आता है। तो ये जो 9वीं अनुसूची है ना, ये 1951 में
ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 1951 में, ठीक है। इसके बाद जो आपका 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है इसमें, दल बदल कानून आता है कि जैसे कि आप किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीतते हैं तो बाद में आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको उसमें रहना होगा। अगर आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 11th शेड्यूल की, तो 11th शेड्यूल जो है आपका ये पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है। देखो भाई, पंचायत के अंतर्गत ना कुल 29 आइटम्स आते हैं, 29 विषय आते हैं उनके काम का, ठीक है, उनके 29 विषय वस्तु आते हैं इसमें, जो 11th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो 11th शेड्यूल है ये 1992 में ये 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे 1992 में ऐड किया गया था। अब आपका जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, नगर निगम से, और इसमें नगर निगम के म्युनिसिपैलिटी के 18 आइटम्स आते हैं, इसमें 18 विषय वस्तु आते हैं इसके, ठीक है। और इसको भी 1992 में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये हमारे पूरे के पूरे 12 शेड्यूल्स हो जाते हैं। अगर हम ये पंचायत की बात करें तो पंचायत जो होता है ये आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है, ग्रामीण स्थानीय सरकार होता है, ठीक है। जो गाँवों में स्थानीय सरकार होता है उसको पंचायत कहते हैं, जबकि म्युनिसिपैलिटी जो होता है आपका ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। शहरों में जो स्थानीय सरकार होता है उसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, इट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपके पूरे 12 के 12 शेड्यूल्स हो गए। और हमने ये भी जाना कि बाद में कौन से शेड्यूल्स 4 जुड़े हैं और शुरू के 8 शेड्यूल्स कौन से थे। अब ये तो रही बात आपके 12 शेड्यूल्स की। अब थोड़ा सा इसको याद करने के एक ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख पाएंगे और एक बार में आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है ये ट्रिक्स। तो ये ट्रिक बनाया हुआ है टीयर्स, ये टीयर्स हो गया, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये आपके 12 हो गए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 शेड्यूल्स को डिनोट करते हैं, जो एक एक अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम टी से बात करें तो यहाँ पे टी का मतलब किससे है, टेरिटरी से, टेरिटरी से मतलब है, ठीक है। आपको याद होगा जो फर्स्ट शेड्यूल था मैंने बताया भी था किससे रिलेटेड था, वो टेरिटरी से रिलेटेड था, हमारे क्षेत्र के बारे में बताता था वो, ठीक है, हमारे राज्य क्षेत्र के बारे में बताता था, तो वो टेरिटरी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे टी से टेरिटरी मतलब आप फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है आपने पढ़ा था कि ये सैलरी और इमोल्यूनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका इमोल्यूनमेंट, ई से मतलब इमोल्यूनमेंट। तो आप ये किसकी बात कर रहे हैं, आप ये सेकंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड शेड्यूल है आपका वो क्या कहते हैं कि अफर्मेशन ओथ से रिलेटेड है ना, अफर्मेशन ओथ से रिलेटेड है। तो यानी कि आप यहाँ पे ए से मतलब अफर्मेशन यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। देखो ये मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड है, सेकंड शेड्यूल इमोल्यूनमेंट से, थर्ड शेड्यूल अफर्मेशन से, ठीक है। और अगर अब बात करें अब हम लोग चौथे शेड्यूल की, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा था ना यहाँ पे, तो ये राज्यसभा से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है सो राज्यसभा से रिलेटेड है। तो आप जब इसकी बात कर रहे हो तो आप कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हो, फोर्थ शेड्यूल की बात कर रहे हो, ठीक है। जो आपका 5वां शेड्यूल है वो एसटी से रिलेटेड है, एसटी। तो आप ये किसकी बात कर रहे हो, आप ये आप 5th शेड्यूल की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये 5th शेड्यूल आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट 6th है, तो ये अदर स्टेट्स के एसटी याद रख सकते हो, ठीक है।
अदर स्टेट के एसटी याद रख सकते हो यहाँ से, जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको एक याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद जो आपका अगला शेड्यूल है वो फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है ना। मैंने बताया था ना 7th शेड्यूल में फेडरल सिस्टम आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ना, संघवाद। तो एफ से फेडरल सिस्टम हो गया। इसी के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आपका 8वां शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज आ रहा है। तो 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। 9th शेड्यूल जो है आपका लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण कानून था 9th शेड्यूल, तो एल से लैंड एक्विजिशन। 10th शेड्यूल डिफेक्शन से रिलेटेड था, दल बदल कानून से, ठीक है, तो आपका डी से डिफेक्शन हो गया। 11th शेड्यूल आप जानते हो कि पंचायत से रिलेटेड था, और 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपका इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये 6th शेड्यूल हो गया, ये 7th शेड्यूल हो गया, ये आपका 8th शेड्यूल हो गया, ये आपका 9th शेड्यूल हो गया, ये आपका 10th शेड्यूल हो गया, ये आपका 11th शेड्यूल हो गया, और ये आपका 12th शेड्यूल हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इस तरह से आप इसे याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है, एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया। शेड्यूल से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सारे यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।